हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ और मस्त के साथ जो हम टॉपिक स्टार्ट किए थे 10th 90+5, ये सीरीज स्टार्ट किए थे विज्ञान में। मतलब जितना भी एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा इसमें हम सारा कर देंगे। आज हम पहुंच चुके हैं धातु एवं अधातु, कक्षा 10 विज्ञान हिंदी माध्यम पे। ठीक है, इसके पहले हम आपका टोटल 2 चैप्टर पीछे आपका हम करा दिए हैं। ठीक, आप वहाँ से एनसीईआरटी देख सकते हैं। ठीक है, और इस पे हमारे चैनल पे पिछले साल का जितना भी पेपर रहेगा उसका एनालिसिस विथ सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि कोई परेशानी होती तो आप ज़रूर हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम यानी तीसरा चैप्टर में क्या देखेंगे, धातु और अधातु का जितना भी हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन रहेगा उसे देखेंगे। ठीक, और देखिए एनसीईआरटी के साथ जो पीछे आंसर सीट आंसर क्वेश्चन दिया उसका आंसर देखेंगे, और आपके जितना अभ्यास में मतलब अभ्यास के बीच बीच में जितना वर्ड क्वेश्चन दिया है उसे भी हम देखेंगे। ठीक, चलिए आपका प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सामने आपके है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है और उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा एकदम अच्छे से। ठीक, यदि नोट करना चाहते हैं तो आप कॉपी में नोट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप पेंसिल लीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसके बगल में थोड़ा सा शॉर्टली आप वहाँ से लिख दीजिए। ठीक है, यदि रिएक्शन वहाँ आपको लगता है तो रिएक्शन लिख दीजिए। ठीक, ये सारी चीज़ें अब लिखा है पहला। ठीक, पहला है ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, पहला आंसर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था आपका HG जिसे हम पारा बोलते हैं, ये पर पाया जाता है। जब बुखार नपवाने जाते होंगे तो पहले जो आता था थर्मामीटर उसमें क्या फिलअप रहता था बाबू, पारा यानी HG फिलअप रहता। ठीक, देखिए पारा हो गया। अब इसका आंसर हम अब देखते हैं। नीचे देखिए क्या दिया, मरकरी दिया नहीं, मरकरी मतलब पारा, यानी मरकरी एक्चुअली क्या है, HG इसका सिंबल होता है। ठीक, HG इसका सिंबल होता है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है चाकू से आसानी से काटा जा सकता। मतलब ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ठीक, तो इसका देखिए यानी सोडियम। ठीक, इसका फार्मूला देखा जाए तो आपका Na होता है। Na यानी सोडियम को हम इजीली चाकू से आराम से काट सकते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है, तीसरा दे रखा, देखिए क्या दिया, उष्मा की अच्छी चालक होती है। उष्मा का जो सिल्वर जो होता है, सिल्वर ऐसी धातु है जो उष्मा का एकदम से अच्छा चालक माना जाता है। ठीक, तो यहाँ से सिल्वर आपका इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं 5th नंबर मतलब 4th नंबर पे आते हैं। लिखा उष्मा का कुचालक है। कुचालक मतलब क्या होता है, जिसमें बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कहते हैं। ठीक है, बिजली यानी विद्युत, उस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी विद्युत मतलब न प्रवाहित हो सके। जैसे लक्कड़ हो गया, ठीक, लक्कड़ हो गया, शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसमें आपका एक्चुअली क्या होता है, बिजली नहीं आती है। ठीक, तो आपका ये मरकरी तथा लेड एक धातु है जिसमें क्या होती है, विद्युत का कुचालक माना जाता है। ठीक है, ये था आपका पहला नंबर का क्वेश्चन आंसर। चलिए सेकेंड नंबर पे आते हैं। आपके सामने ये सेकेंड नंबर है। ठीक, क्या दे रखा है, अब ध्यान से सुनिए। लिखा क्वेश्चन नंबर 2, आघातवर्धन और तन्यता का क्या अर्थ है। आघातवर्धता मतलब क्या होता है, जब कोई एक मेटल की आप चद्दर लेंगे, कोई भी चद्दर लेंगे जिसे हम पीट कर, कोई धातु जैसे पीट कर हम क्या होगा चद्दर के फॉर्म में कर सकें, वो क्या होगा, आघातवर्धता कहलाता है। ठीक, अब तन्यता का अर्थ आपको बता देते हैं। इसका पहले उदाहरण देख लेते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने ये रहा, लिखा है आघातवर्धक वैसे पदार्थ जिसे पीटकर पतली चद्दर बनाई जा सकती है उसे क्या बोलते हैं, आघातवर्धक कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए देखा जाए ये जितने भी धातु होते हैं ऐसे कर सकते हैं। जैसे लोहा हो गया, तो लोहा जैसे सोनार के पास नहीं, सोनार वाला एग्जाम्पल भी, सोना एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक, सोना देखो कहती मान लेते इतना है तो इससे से पीट कितनी पतली चद्दर बना देगा ना, इतनी पतली चद्दर बना देगा कि आप इजीली से उसे क्या कर सकते हैं, सोना चांदी, उससे क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारा ज्वेलर्स बना सकते हैं ना, यही तो बोल रहा है। अगाध तन्य का होता है
ऐसे पदार्थ जिन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है तन्य कहलाता है। जैसे अधिकतर धातु होते हैं, जैसे कॉपर का हो गया, सिल्वर का हो गया, ठीक, ये सब तार होते हैं ना, जिसे अब आघात वर्धन मतलब क्या होता है, ऐसा धातु जिसे हम पीट के चद्दर के फार्म में कर सके। और तन्य क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसे हम खींच कर तार के रूप में कर सकें, तन्य कहलाता है। बस ठीक, अब इतना याद रखिएगा। ये था सेकेंड नंबर। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर आपके सामने कितना दे रखा है, लिखा है थर्ड नंबर, लिखा है सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है। सोडियम को एक्चुअली किस में रखा जाता है बाबू, यानी डुबो कर, केरोसिन मिट्टी के तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। सुनिए सोडियम के बारे में। सोडियम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, यदि इसे नॉर्मल ऐसे रख दिया जाए तो हवा से क्या होगा, हवा के संपर्क में आने से तुरंत आग लग जाती है। ठीक है, देखिए आप एक एग्जांपल बताते हैं। गांव में देखिए मदारी आती है तो क्या कर देते हैं, पहले वो बहुत सारा धूल अथवा राख को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं छू मंतर छू मंतर छू मंतर छू मंतर, ऐसे करते हैं तो आग लग जाती है कि नहीं इसमें। तो एक्चुअली उसमें ओ यानी सोडियम रख रखे हैं, मतलब हाथ में रहते हैं, कोई में थोड़ा सी मात्रा ऑक्सीजन की उपस्थिति में आके धुएं के साथ तुरंत जलना स्टार्ट हो जाएगी धड़ाक से। ठीक, तो ये पूछा। अब केरोसिन में क्यों रखा जाता है, देखिए सोडियम एक उच्च अभिक्रियाशीलता पाई जाती है, यदि खुले यानी में रख दिया जाए तो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे क्या होता है, सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन में डुबोकर अकोरे से उसे कहाँ रखा जाता है, एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। ठीक है, आप लेबोरेटरी वगैरह में देखेंगे तो उसमें देखिएगा। ठीक है, ये था। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर आपको क्या लिखना है, एक्चुअली रिएक्शन लिखना है। ठीक है, चौथा नंबर क्या दे रखा, चौथा नंबर उन अभिक्रिया के समीकरण लिखिए, मतलब आपको समीकरण लिखना, ये सबसे इजी पॉइंट है आपको यदि आता है तो। आप देखो एक लाइन लिखें, रिएक्शन लिख दिए, बस खत्म काम। लिखा भाप के साथ आयरन, भाप को साथ क्या करना, आयरन करना है। ठीक है, तो आप सुनिए, देखो कहते हैं भाप एक्चुअली क्या होता है बाबू, यानी भाप एक्चुअली वाटर होता है, तो वाटर हो गया, वाटर के साथ हमने क्या ले लिया, Fe ले लिया। ठीक है, Fe ले लिया, उसके बाद हमें क्या लिखाना है, देखो Fe3O4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन लिख दिए। उसके बाद क्या पूछा है, लिखा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, जल को लेना है और जल को एक बार कैल्शियम के साथ लीजिए, एक बार पोटेशियम के साथ लीजिए। हम पहले लेते हैं कैल्शियम के साथ। ठीक है, तो एक्चुअली देखो क्या आती है, देखो कैल्शियम हो गया एक्चुअली, उसके बाद क्या होता है, ये रिएक्शन आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक्चुअली हमने क्या लिया, पहले कैल्शियम लिया प्लस पानी भाप लिया, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस दोबारा रिलीज होगी। ठीक है, या अब हमसे कहा था पोटेशियम के साथ, तो हमने क्या कर दिया, चलिए हम मानते हैं उनकी पोटेशियम को भी साथ ले लेते हैं। पोटेशियम को देखो यहाँ पर ले लिया है प्लस भाप ले लिया, तो हमारा KOH बनेगा, हाइड्रोजन गैस दोबारा रिलीज होगी और हमारा हीट के फॉर्म में निकलेगा। मतलब ये रिएक्शन कहीं भी होगा तो कौन सी गैस एक्चुअली निकलने का काम हो रहा, हाइड्रोजन 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 गैस के फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब क्या दे रखा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने हो गया है। फिफ्थ चलते हैं। ठीक, फिफ्थ नंबर ABCD 4 धातु को लेकर एक एक करके पुनः विलयन में डाला जाता है तो प्राप्त परिमाण का समीकरण कीजिए। समीकरणबद्ध आपको ये दिखाना है। चलिए ठीक है, तो इसे हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। ठीक, ये देखो क्या दे रखा है, लिखा है देखो धातु यानी आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। पहले देखो क्या दिया, पहला ए दे रखा, कोई विस्थापन नहीं, यानी आयरन यदि मतलब ए वाला जो दे रखा है, अब वो आयरन के सल्फेट के साथ कोई विस्थापन नहीं देगा, कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन देगा। ठीक, अब बी दे रखा है, बी एक्चुअली क्या दे रखा है, दे रखा है बी ऐसा धातु है वो आयरन सल्फेट के साथ विस्थापन होता है और हमारा जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो उसे आप गेस करना है। ठीक है, तो अब सी वाला क्या दे रखा है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है सी वाला, कोई अभिक्रिया नहीं, मतलब कॉपर सल्फेट ऐसा कौन सा धातु है, कॉपर आयरन सल्फेट के साथ। पहला देखो आप आयरन, ये वाला पहला वाला पॉइंट, ठीक है, आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और वो ऐसा कौन सा धातु है जो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जिंक सल्फेट से भी अभिक्रिया नहीं करता, मगर सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापन वो देता है।
ठीक है। और डी ऐसा कौन सा धातु का नाम बताना है तुम्हें जो इससे भी अपक्रिया नहीं करता, इससे भी अपक्रिया नहीं करता, इससे भी अपक्रिया नहीं करता, इससे भी अपक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो उसे आप गेस करिए। चलिए नीचे दे रखा, ठीक। इस यानी क्या होता है, इस समीकरण का उपयोग कर ABCD के संबंध निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इसे करना है, उसके बाद इनके प्रश्नों का आंसर दें। पहले सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है, ठीक। उसके बाद आपको बताना है, यदि वो आप ABCD खोज दिए तो ये आपका भन्न से काम हो जाएगा, ठीक। लिखा धातु B को कॉपर, ठीक, या दूसरा दे रखा है, ठीक, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाए तो क्या होगा, ठीक। कह रखा है बी जो धातु है कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाए तो क्या होगा। अथवा तीसरा दे रखा है धातु ABCD को अपक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। किसमें? घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब इसी को क्या कर दिए, यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, आंसर दे रखा बी सबसे अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। अब दूसरा क्या दे रखा, बी कॉपर सल्फेट के कॉपर को स्थापित करता है। और तीसरे आंसर क्या दिया, धातुओं की अपक्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में पहले बी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, ठीक। ये था इसका आंसर, ठीक है। ये 5वां नंबर। आते हैं 6वां नंबर पे क्या दे रखा है। 6वां नंबर एक्चुअली हमें ये सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, 6वां नंबर दे रखा है अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl के साथ, मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अपक्रिया लिखना है, ठीक है। चलिए लाते हैं जो कह रखा, देखो क्या दे रखा, इसका ये आंसर नीचे दे रखा। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब आयरन तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 के साथ क्रिया करती है तो आयरन के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब इन्होंने क्या थी, एक रिएक्शन यहाँ से निकल रखा, देखो आयरन एक्चुअली ले रखा है और H2SO4 ले रखा है, इन्होंने एरो लगा दिया, क्या FeSO4 प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस निकल गई है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक, 6ठे नंबर का। और नीचे कुछ दिया नहीं, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 7 नंबर पे। आपका 7 नंबर आपके सामने ये रहा, 150 का क्वेश्चन, 150 देगा, ठीक। क्या लिख रखा, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया भी लिखना है। आप सुनिए, पहले रासायनिक अपक्रिया आप देख लीजिए, फिर आप थ्योरी देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा, ठीक। चलिए दोनों एक ही साथ है। लिखा है आंसर, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन सल्फेट विलयन में आयरन विस्थापित हो जाता है। कौन, आयरन एक्चुअली आपका क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। देखो क्या दिया, जिंक यहाँ से हो गया, ठीक है। देखो आयरन सल्फेट एक्चुअली यहाँ हो गया। अब देखो एरो यहाँ से लगा दीजिए, मतलब अब हमें प्रोडक्ट देखना है, मतलब उत्पाद जिसे हम क्या कहते हैं, ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा Fe गैस हो जाएगा। देखिए मतलब ये जो Z है SO4 के साथ विस्थापन होके ZnSO4 बना देगा और क्या होगा, Fe आपकी अलग हो जाएगी, ठीक। ये था इसके बारे में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कितने रुपए का है, 8 का, 8 नंबर दे रखा है। लिखा है सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है, ठीक। और दूसरा क्या दे रखा है, पहले इसे देख लेते हैं। मतलब सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। आपको यदि आता है ऑफ-बाउ का नियम, उसके अनुसार आप कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन सोडियम के लिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, ठीक। सोडियम 11वें नंबर पे पाया जाता है। अब सुनिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना हो गया आपका, के में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन और हमारे यल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर यम में भी हमारे कितना हो जाएंगे, 8 हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना यानी कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हमने इसमें भर दिया। उसके बाद क्या होता है, यल में हमने क्या भरना, 2 इसमें भर दिया। यम में एक्चुअली हम क्या भर दिए, 1 भर दिए। तो यही हमारा क्या करना है। अब देखिए लास्ट कोर्स में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर क्या करना है, सोडियम पे ऐसे करके उस पर क्या कर देंगे, ऐसे डॉट दिखा देंगे, बस खत्म।
आंसर आ गया ना, इजी वे में एकदम से। और क्या दे रखा है, दे रखा है, ठीक, अभी ऑक्सीजन का देख लेते हैं, इसी में अभी ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का देख लें। ऑक्सीजन की एक्चुअली कितना है, एक्चुअली 8 है, तो हमने कितना भर दिया, 2 और 6 भर दिया ना, ठीक। अब बताओ 6 है तो उस ऑक्सीजन को आप ऐसे प्यार से लिखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 कामा 2 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। इसी तरह से आपको दिखा देना है, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है यहाँ, आप देखिए, देखो बीच में ऑक्सीजन ले लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम चलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक एक्चुअली देखा जाए कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 यानी सॉरी 12 होता है, तो हमें कितना बनना, 2 8 2, कितना बढ़ दिए, 2 8 2, तो बाहर कोष में देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यानी आपको क्या लिखना है, एक्चुअली ऐसे mg लिखना है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आपके भर गए, ठीक। इसी तरह से आपको इंडिकेट वहाँ कर देना है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, पहले उसी का ही हम इसमें देखिए क्या होता है। अब दूसरा का पहले पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा एवं निर्माण दर्शाइए, और उसी यौगिक का क्या करना, आयन उपस्थित करना है, ठीक। तो अभी देखिए क्या होता है, सी यहाँ पर उसी का देखो क्या, इसी का आंसर क्या देखा, दूसरे का NO2 का निर्माण, क्या ठीक। NO2 में निर्माण देखा जाए तो सोडियम यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है, देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 हो गए, तो इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, ये एक्चुअली आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक, आ गया। तो इसी को क्या कर सकते हैं आप, इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे वो बोला उसी तरह से आप लिख देंगे। सोडियम प्लस ऑक्सीजन को हम क्या, यदि सोडियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया जाए तो सोडियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन प्लस हमारा कहना सोडियम ऑक्साइड बनता है, ठीक। अब उसी को मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम निर्माण में कैसे करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम को कैसे करेंगे, मैग्नीशियम निर्माण का देखो कहते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ठीक है, बारी बारी से। तो ये बताओ 8 हमारा क्या लेके स्टेबल हो गया, ठीक है, तो स्टेबल होगा तो इस पर देखो कितना 2 4 माइनस चार्ज होगा, तो MgO हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो करें मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये आप छोटा छोटा नाम नीचे लिखते रहिए, ठीक है, जिससे आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, अच्छे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और क्या दे रखा भाई, नीचे देखिए क्या ये दे रखा, ये दे रखा क्या दे रखा, Na2O में सोडियम पॉजिटिव और O निगेटिव, ठीक, ये निगेटिव हो गया। अब इसमें देखा जाए तो हमारा Mg पॉजिटिव O निगेटिव, जाहिर सी बात है, ठीक, आयन उपस्थित है, ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 नंबर पे कितना दे रखा है, 9 नंबर हमें दे रखा है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होते हैं। जो आयनिक यानी यौगिक होते हैं उनका गलनांक मतलब क्या हो गया, गलनांक किसे कहते हैं, जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन किया जाता है गर्म करके, तो उसे हम गलनांक, गलना बोलते हैं। गलना कहते हैं अरे भाई बल्ब हमारा बर्फ बहुत तेज गल गया, ठीक है, तो यही चीज बोलते हैं गलना, ठीक। तक क्या लिखा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होते हैं क्योंकि वो मजबूत अंतरा आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब आयनिक ऊर्जा को यदि तोड़ा जाएगा तो हमें बहुत सारे हीट मतलब ऊर्जा देना पड़ेगा उष्मा के फॉर्म में, ठीक, तभी वो टूटेंगे, तो बांड उसके बीच में टूटेंगे। अब एक अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है, दूसरा है मतलब ये एलिमेंट मतलब एक चीज़ ये है, एक चीज़, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, बताओ फोर्स लग रहा है तो वही तुम्हारा क्या कहलाता है, अंतर आयनिक आकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में था। चलिए अब आते हैं 10 नंबर पे, ठीक, 10 नंबर दे रखा क्या होता है, निम्न पदों को परिभाषित करना। खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, ठीक, गैंग वो गैंगस्टर नहीं, गैंग है, ठीक है। चलिए अभी एक एक करके डिफाइन करेंगे। पहले हम आपको एकदम इजी वे में, खनिज क्या होता है, पृथ्वी की भूपटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व अथवा यौगिक को हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, ठीक। हमारी जो धरती है, धरती की सतह पर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिकों को खनिज बोलते हैं, ठीक। अयस्क एक्चुअली क्या होता है, अयस्क देख लेते हैं। अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज जिनमें कुछ
विशेष धातु काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाता है। कहने का मतलब क्या होता है, कोई खनिज हो गया, खनिज के अंदर कोई धातु अधिक मात्रा में जो पाई जाती है जिससे निकालने से हमें लाभ होता है, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, एक्चुअली अयस्क कहलाता है। ठीक, अब आपका गैंग देख लेते हैं। गैंग क्या होता है एक्चुअली, गैंग आपका यहाँ से देखिए लिखा है, पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियाँ होती जिसे गैंग बोलते हैं। गैंग बोलते हैं, क्या कह रखा है, मतलब जो भी पृथ्वी से खनिज आती है उसमें अयस्क में जो भी हमारे मिट्टी रहता है, रेत रहता है, ये सब सारी चीज़ें अशुद्धियाँ रहती हैं, मतलब जो हमारे लिए सही नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक, समझ में आया, खनिज, अयस्क और गैंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कितना दे रखा है आपके सामने, नेक्स्ट ये दे रखा है भाई 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 आजा, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। पहला दोहराइए, सोना देखा जाए तो प्रकृत अवस्था में धातु है, प्रकृति में सोना औरतें पहनती इंडिया में तो मजे हैं। ठीक है, यानी सोना हो गया, प्लेटिनियम तुम्हारा क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है ये। ठीक है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये हो गया 11 नंबर। अब आते हैं आपका 12 नंबर पे क्या दे रखा है। ठीक, 12 नंबर क्या दे रखा है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक परिक्रम का उपयोग किया जाता है, तो उसे आपको बताना है। ठीक, देखिए क्या होता है, अपचयन पढ़े होंगे, अपचयन और हमारा एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। यानी देखो, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। किसका, अपचयन प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था इसका नंबर। ठीक, 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर आपके सामने ये क्वेश्चन है दे रखा, 13 नंबर क्या 13 नंबर दे रखा है। ठीक, 13 नंबर आपको सामने ये है, तो इसे देखते हैं। देखो, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइड के निम्न साथ गर्म किया जाता है। कहने का मतलब क्या कर रखे हैं, देखो एक एक को हम किसके चीज़ के साथ, जिंक को यदि मतलब जिंक ऑक्साइड को जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ, तीनों के साथ गर्म किया जाएगा तो क्या होगा। ठीक, तीनों को गर्म किया जाता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को साथ किया जाएगा तब क्या होगा, और कॉपर ऑक्साइड को यदि किया जाए तो क्या होगा। अब इसको बता देते हैं आपको सामने, ये नीचे देखिए क्या होगा। यदि जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ किया जाता है तो नो रिएक्शन, कोई नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब मैग्नीशियम यानी हमारा मैग्नीशियम के साथ विस्थापन देगा, कॉपर के साथ विस्थापन नहीं देगा। यानी जिंक ऑक्साइड को यदि जिंक के साथ रिएक्शन करे तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, और हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम के साथ यदि किए तो हमारा विस्थापन होगा, और यदि कॉपर के साथ करे तो कोई भी विस्थापन नहीं देगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कितना दे रखा है, नेक्स्ट एक्चुअली कहाँ बतूजा जा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करें, जिंक के साथ किया जाता है, विस्थापन नहीं देता है, और मैग्नीशियम के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता, और इसमें भी विस्थापन नहीं होता, इसमें भी विस्थापन नहीं होता, और यहाँ पर तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन एक्चुअली होता ही नहीं है। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें कॉपर ऑक्साइड को किया जाता है तो जिंक के साथ विस्थापन अपक्रिया, मैग्नीशियम के साथ भी विस्थापन अपक्रिया, और कॉपर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, इसके साथ विस्थापन, इसके साथ भी विस्थापन देता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। अब क्या दे रखा है, अब एक्चुअली क्या दे रखा है, इसमें चलते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, मतलब संक्षारित नहीं होती तो वे धातु जो कम अभिक्रियाशील होती हैं, आसानी से संक्षारित नहीं होती, जैसे सोना, प्लेटिनियम, चांदी, ये सब बताओ। इस पर जंग जल्दी पकड़ता है नहीं, जंग मतलब क्या होता है, जैसे संक्षारित मतलब क्या होता है, संक्षारण, जैसे जंग पकड़ लेता है तो क्या हो जाता है, धीरे 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 उसका क्षारण हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, संक्षारित नहीं होता, आसानी से संक्षारित नहीं होता, तो आपका यानी लोहा हो, सॉरी यहाँ से सोना हो गया, प्लेटिनियम हो गया, चांदी, ये सब इसका उदाहरण है। और क्या दे रखा है आपके 15 नंबर दे रखा, अब छोटा छोटा है। ठीक है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र नाम से ही पता, मतलब जो दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है मिश्र धातु कहलाता है। एकदम इजी वे में देखो, दो या दो से अधिक धातुएं, धातु भी हो सकता है अधातु, उन्हें समांगी मिश्रण होना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलेंगे। ठीक है,
ये था 15 नंबर। 16 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 16 नंबर आपका सामने ये रहा, लिखा निम्नलिखित कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी युगल विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक। अब आते हैं किस पे, देखो क्या दिया, कौन सा है। अब ये आपको अब ऑप्शनल होगा। पहला ऑप्शन क्या दे दिया है, पहला ऑप्शन दे रखा है, चलिए यहाँ से आपको ये दिखेगा तो दिखेगा, ठीक है। दे रखा है NaCl विलयन एवं कापर धातु। दूसरा ऑप्शन MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, या FeSO4 विलयन और सिल्वर धातु, या AgNO3 विलयन या कापर धातु, ठीक। तो आपका कौन सा युगल विस्थापन है, तो एक्चुअली देखा जाए तो आपका डी वाला AgNO3 विलयन एवं कापर धातु का युगल विस्थापन है, ठीक है, ठीक। तो ये था इसके बारे में। और क्या दे रखा है, 17 नंबर दे रखा है। एक्चुअली देखो 17 नंबर आपका जनरल क्वेश्चन है। क्या दे रखा, यानी लोहे की फ्राई को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है, ठीक। जैसे उस पर क्या देता है, हम क्या कर देते हैं पेंट कर देते हैं, ठीक है, पेंट कर देते हैं कि क्या करते हैं। अब आप सुनिए यहाँ से, देखो कर दिया, ग्रीस लगा देते हैं। अब बताओ, तावा है तो ग्रीस लगाएंगे, रोटी कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना, ठीक। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पेंट लगा दिया जाता है, ये भी नहीं कर सकते हैं। जिंक की परत लगा देते हैं। उपयुक्त सभी, अब सुनिए ध्यान से, आपके घर में अब देखो क्या होता है, एक डिजाइन टाइप के कढ़ाई आ रही है, जिसमें क्या होता है, ऐसे कढ़ाई हो गई, अंदर से लेप देखेंगे क्या होता है, पूरा ब्लैक कलर का एक पेंट रहता है। तो एक्चुअली क्या रहता है, जिंक का वो लेयर लगा देते हैं, जिससे क्या कर देता है, बचाने का काम करता है। देखिए क्या होता है, जिंक की परत लगा दी जाती है, ठीक, जिंक की परत लगा दी गई, ठीक। इसके बारे में था। और क्या दे रखा, 18 नंबर आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। 18 नंबर क्या पूछा है, लिखा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्माण करते हैं, यह यौगिक जल में विलेय है इस तत्व से, यानी क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए क्या हो सकता है, आपका पहला दे रखा है कैल्शियम हो सकता है, या कार्बन हो सकता है, या यानी सिलिकॉन हो सकता है, या लोहा हो सकता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन यानी कैल्शियम एक्चुअली आपका सही है, ठीक। और क्या दे रखा है, और 19 नंबर दे रखा है, ये भी आपका MCQ है। 19 नंबर दे रखा है, खाद्य पदार्थों को डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, ठीक। मतलब जो खाद्य पदार्थ होता है मोस्टली देखा जाए टीन के डिब्बे में रखा जाता है। ऐसा क्यों, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। दूसरा ऑप्शन टीन की अपेक्षा देखा जाए तो ये क्या हो जाता भाई, तू आजा, हाँ आ गया, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब पूछा टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, अथवा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, अथवा टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, ठीक। अभिक्रियाशीलता की बात आ रही है तो अब देखिए क्या होता है, आंसर आपका नीचे ये दे रखा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर मतलब 20 नंबर का है, ठीक। अब पूछा क्या है, आपको एक हथौड़ा कामा एक बैटरी कामा बल्ब कामा तार कामा स्विच दिया जाता है, ठीक है। आपको स्विच ये सारी चीज़ें दी जाती हैं तो क्या क्या हो सकती हैं, एक उपयोग करके धातु अथवा अधातु नमूने के बीच आप विभेद कर सकते हैं। मतलब आपको क्या कर दिए, इतनी सारी चीज़ें दे दिए हैं तो कौन बता सकते हैं कौन धातु है कौन अधातु है, किसके आधार पर बताएंगे, ठीक है, किसके आधार पर बताएंगे, बताइए। अब देखिए क्या दे रखे हैं, अब कैसे आपको बताना है अभी आप बताएंगे, आघात वर्धता वगैरह सारा देखें तो ये सारी चीज़ें। अब सुनिए देखो आंसर क्या पहले का, धातु तथा धातु के नमूनों के बीच विभेद यदि करना है तो हथौड़े का उपयोग कर सकते हैं। दिए गए पदार्थों को हथौड़े से यदि पीटेंगे, यदि टूट जाएगा तो अधातु, यदि फैल जाएगा मतलब चद्दर के फार्म हो जाएगा। अभी आघात वर्धनता पढ़े हैं ना, तो यदि हम पीटेंगे तो आघात वर्धनता रहेगी तो फैल के चद्दर के फार्म में हो सकता है, तो वो धातु रहेंगी। अब इस प्रकार हम बैटरी बल्ब तारे के नमूने को साथ क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ तैयार करने के लिए स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्विच का प्रयोग करते हैं। यदि बल्ब जलता है तो नमूना हमारा क्या हो जाएगा, धातु, अथवा अन्यथा एक
अधातु होगा। सुनिए अब देखो क्या, इसमें बैटरी देखा जाए, बल्ब देखा जाए, इन सबको क्या होता है, एक हम विद्युत परिपथ बनाएंगे। जब बिजली आराम से यानी फ्लो हो जाएगी तो तार हमारा धातु है। ठीक, यही सब देख लेंगे। स्विच जो है तो जाहिर सी बात अधातु है, अधातु है तभी तो हमें लाइट नहीं मारती, नहीं तो हम क्या करते ऑन ऑफ करने जाए उठा पटक देगा। ठीक, तो ये नॉर्मल कोई बच्चा बता सकता, मगर इसी को आपको लिखना है। अब क्या लिखना है, धातु व धातु को विभेदन करने के लिए परीक्षण का उपयोग का अवकलन दीजिए। मतलब आपको क्या करना, एक आपको यानी बताना, देखिए उपयुक्त जो आपका परिपथ वाला था, ठीक है, विद्युत जो परिपथ बनाया जा रहा था, एक विद्युत परिपथ तैयार किया जा रहा था, वही आपको उदाहरण यहाँ छाप सकते हैं। ठीक, क्या लिखा है, बी वाला उपयुक्त परीक्षण धातु व गैर अधातु, मतलब अधातु गैर धातु एक्चुअली अधातु के बीच विभेद करना उपयोगी है, क्योंकि भौतिक गुणों की आधारित हैं, इनका रासायनिक अभिक्रिया कोई भी शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, अब जो उस बचाया गया था एक विद्युत परिपथ वाला, वो एक्चुअली आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, वही आपको सेम टू सेम यहाँ पर कर देना। यदि डायग्राम बनाना चाहेंगे तो छोटा सा बल्ब वगैरह बना के डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर। ठीक, 20 नंबर क्या दे रखा लिखा है, तो भाई कहाँ जा रहा, लिखा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बताना है। ठीक, अब उभयधर्मी क्या होते हैं इसके बारे में, क्षारक मतलब क्षारक तथा क्षारक दोनों जो होते हैं। ठीक, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कहने का मतलब क्या कर रहा है, अब तुमसे पूछेगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, मतलब साल्ट बनाएंगे और जल बनाएंगे, तो हमारा क्या हो रहेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड रहेगा। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ से उदाहरण दे रखा, देखो कर दी एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस ये Cl के साथ यदि रिएक्शन कराया जा रहा है तो एल्युमिनियम यानी AlCl3 जो एक तरह का साल्ट है, मतलब लवण है। दूसरा देखा जाए पानी एक्चुअली आपका निकल गया, वही जल बोला है आपको। ठीक है, अब दूसरा दे रखा Al यानी Al2O3 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराया जाए तो हमें NaOlO2 प्लस हमारा H2O पानी निकल गया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है भाई, 22 नंबर। ठीक है, अब आपका एक्चुअली 22 नंबर, अब जो अभ्यास से मतलब जो इसका साइज पीछे वाला है उसका हम अब यहाँ से MCQ जब से देख रहे हैं तब से यहाँ तक का है। ठीक है, जो धातु यानी दो धातु का नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे और दो धातुएं ऐसे नहीं कर सकती हैं, मतलब इसी को आपको बताना है। चलिए अब आपका आंसर नीचे दे रखा है एकदम लल्लन टाप के तरीके से। आयरन एवं एल्युमिनियम तनु अम्ल हाइड्रोजन से विस्थापित कर देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन मरकरी और तांबा तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो इसे आपको बता देना एकदम इजी तरीके से। और क्या दे रखा है, ठीक, तो इसे आप यहाँ से बता देंगे। और यहाँ से नीचे क्या दे रखा, 23 नंबर लिख रखा है। क्या लिखा है, किसी धातु यम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट किसे बोलेंगे। ठीक, विद्युत अपघट मतलब किसे बोलेंगे, जैसे कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें किसे एनोड, किसे कैथोड, किसे विद्युत अपघट किसे बोलेंगे, तो ये सुनिए आप। देखिए कोई यदि कोई धातु रहेगा, मान लेते कोई धातु यम है, विद्युत अपघटनी यानी परिष्करण में हम एनोड अशुद्ध जो रूप रहेगा, मतलब जो अशुद्ध रूप रहेगा तो उसे हम क्या मान लेंगे, एनोड मान लेंगे। जो शुद्ध रूप रहेगा उसे हम कैथोड मान लेंगे। और जो भी यानी यम धातु का जो विलयन रहेगा वो हमसे क्या मान लेंगे, विद्युत अपघट्ट मान लेंगे। क्या बोला है, मान लेते हैं कोई विलयन दे दिया जाए तो उसमें हम क्या बता दें, कौन एनोड है, कौन कैथोड है, कौन विद्युत अपघट्ट है। अब सुनिए, जब यदि अशुद्ध रहेगा, अशुद्ध रूप को हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, और शुद्ध रूप को एक्चुअली हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। या अब जो विलयन बन चुका है, ठीक, जो यानी क्या होता है लवण विलयन बन चुका, उसे हम विद्युत अपघट्ट बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको। और क्या दे रखा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके आप एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, थोड़ा सा देख रखा क्या होता है,
परसयूस यानी परसयूस ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार परख नली को उल्टा करके उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। ठीक है, अब सुनिए यहाँ से देखो कहते हैं ये जो यानी जिसमें लिया है एक्चुअली किसे क्या बोलेंगे, ये एक्चुअली परख नली हो गई। ठीक, जिसे परीक्षण यानी परीक्षण नली बोलते हैं। ये जो हाथ में लिया चम्मच नुमा संरचना होती है, ऐसे देखेंगे ऐसे होती है स्पैचुला। यहाँ आगे चल के क्या होता है, ये पकड़ने वाला होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे एक्चुअली थोड़ा सा चीपट होता है। इसे हम एप्स यानी क्या होता है स्पैचुला बोलते हैं। जो नॉर्मल चम्मच होता है उसी की भांति होता है। और ये देखो क्या होती है बर्नर से एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इसे गर्म कर रहे हैं। तब क्या होगा रिएक्शन आपका, यहाँ से डायग्राम देखो। डायग्राम यदि देख लिए हैं तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गैस की क्रिया क्या होगी। पहला यानी पहला दे रखा है सूखे लिटमस पत्र पर, दूसरा आर्द्र लिटमस पत्र पर। ठीक, अब बी क्या दे रखा है इसी का, बी एक्चुअली दे रखा हमें ऊपर की अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अपक्रिया लिखिए। ऊपर के जो अपक्रिया उसे संतुलित रासायनिक अपक्रिया आपको लिखनी है। ठीक है, तो आपका आंसर नीचे चलिए देखते हैं आपके सामने ये रहा। ठीक है, देखिए यहाँ से हो गया। अब इसका आंसर नीचे दे रखा है। ठीक, अब जो बी वाला रहेगा उसको हम ऐसे इजली वे में देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है, देखिए ए वाला लिखा है सूखे लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठेंगा नहीं। ठीक, तो इसमें यानी सूखा यदि लिटमस पेपर रहेगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आर्द्र लिटमस पत्र का लाल रंग हो जाएगा क्योंकि परख नली में जमा सल्फर गैस अधातु है जो और उसकी ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय धातु होती है। ठीक, इसीलिए वो रिएक्शन कर जाएगा तुरंत। अथवा बी वाला क्या दे रखा है, बी वाला दे रखा है रासायनिक अपक्रिया सल्फर प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएगा तो हमारा सल्फर डाई ऑक्साइड प्राप्त कराएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। और क्या दे रखा है आपका 25 नंबर, अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक, पूछा है लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीका बताइए। अब इसमें आंसर क्या दे रखा है, सबसे पहले पेंट कर दीजिए अथवा ग्रीस लगा दीजिए। ये सारी चीज़ें आप कम कर सकते हैं। 2 तरीके निम्नलिखित हैं, पहला पेंट करके या तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर। ठीक, देखो तेल ग्रीस अथवा पेंट लगाकर हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन लोहे के संपर्क में नहीं आ सकते। इस प्रकार लोहे को हम जंग से बचा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके सामने, यानी यादस लेपन के द्वारा लोहे की जो वस्तु है उस पर हम क्या करें, जिंक की पतली परत चढ़ा सकते हैं। चढ़ाकर ऑक्सीजन की नमी संपर्क से आने से रोका जा सकता है। ठीक, इस प्रकार की लोहे की जंग से बचना सुरक्षित हो जाएगा। ठीक, ये आप वहाँ से कर सकते हैं। अथवा ये हो गया बचाने का कारण। ठीक, अब क्या होता है 26 नंबर दे रखा है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसे ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब कोई ऑक्सीजन है उसे अधातु रिएक्शन करके क्या बनाते हैं एक्चुअली। अब सुनिए देखो क्या दे रखे हैं, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु अम्लीय एवं तथा उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, पहला देखो अम्लीय ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड NO+CO। ठीक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये दोनों आप बना सकते हैं नीचे यहाँ से जो ये था। ठीक है, तो ये था 25 नंबर। अब आते हैं 27 नंबर पे, 26 था सॉरी भाई। ठीक, अब क्या दे रखा है कारण, यानी कारण बताइए। प्लेटिनम सोना यानी प्लेटिनियम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इनका जो ये क्या होता है, सुनिए अब इनके बारे में। देखिए प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये चमकीले होते हैं और अतिरिक्त एवं कम अभिक्रियाशील होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, संक्षारित नहीं होते हैं, मतलब जंग नहीं पकड़ते हैं जल्दी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। और क्या दे रखा है हमें, बी वाला क्या दे रखा है, बी दे रखा है सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। ऐसा क्यों, ये मोस्टली क्या होते हैं एक्चुअली
अभिक्रियाशील होते हैं, जिससे क्या होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाए तो धैं से आग लगा देंगे। चलिए देख लेते हैं आपके सामने, ये आंसर देख लेते हैं बी वाला। ठीक है, बी वाला ये था। लिखा है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम अत्यंत ही अभिक्रियाशील होते हैं, बताएं ना, तथा ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या होता है, केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, ताकि ऑक्सीजन और नमी को क्या कर सकते हैं, रोका जा सकते हैं, जिससे रिएक्शन हो ही ना। ठीक, अब क्या दे रखे हैं आपका, यानी सी नंबर क्या दे रखा है, सी नंबर क्या दे रखा है, सी नंबर दे रखा है एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील होते धातु हैं, फिर भी इनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, ऐसा क्यों। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्यों। ठीक, तो अब सी वाला सुनिए, तू भाई इतना बड़ा ना हो जा। सी वाला देखो क्या दे रखा है, सी वाला दे रखा है एक्चुअली क्या, यद्यपि एल्युमिनियम एक उच्च अभिक्रियाशील धातु है, ठीक, फिर भी यह आपका यानी संक्षारण रोधी है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बनी एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है, जो संक्षारण होने से रोकती है। ठीक है, मतलब एल्युमिनियम की ऐसे राड हो गई तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से यहाँ से पतली लेयर जो बन जाती है तो उसे संक्षारण में मदद करती है। इसके साथ यह हल्की और उष्मा की सुचालक होती है, इसीलिए इसे यानी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। ठीक, खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। अब क्या दे रखे हैं, डी ऑप्शन क्या देखा, डी देखो क्या दे रखा है, लिख रखा है यानी हाँ निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कैसे किया जाता है, इसका आपका आंसर नीचे आपका सबसे लास्ट एंड फाइनल है इसमें। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, निष्कर्ष यानी निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि कार्बोनेट एवं सल्फाइड की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड प्राप्त करना आसान होता है, इसीलिए उनका हम उपयोग करते हैं। ठीक, आशा करते हैं ये भी आपका समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपके सामने ये देख रखा है आपका 28 नंबर क्या दे रखा है, 28 नंबर क्या दे रखा है, यानी आपने तांबे के मलिन बर्तन को, मतलब जो मैला हो जाता है मलिन लिख दिया। ठीक, नींबू अथवा इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ को साफ यानी बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। ठीक, अब देखिए किसी चीज़ को एसिड से यदि हम साफ करें तो बहुत तेज़ी से साफ होता है। कोलिन जो होता है शीशा साफ करने के लिए, वो भी देखिए एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, जो क्या करते था बहुत तेज़ी से शीशे को साफ कर देता भन्न से। ठीक, मतलब शीशे को नुकसान उतना नहीं पहुंचता मगर साफ हो जाता। ठीक है, अब क्या कारण है इसके सुनिए। देखो, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन एवं नमी से अभिक्रिया करके यानी अभिक्रिया करने के कारण तांबे की सतह पर एक गहरे हरे रंग का परत बन जाती है। ठीक, तांबा अपनी चमक खो देता है, बट हम नींबू अथवा इमली के रस में उपस्थित अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत से बनी घुलनशील लवण बनाता है, जिससे क्या होता है, जिन्हें जल से धोकर अलग कर दिया जाता है, पुनः हमारा चमकीला पदार्थ हो जाता है। कहने का मतलब क्या कह रहा है, मतलब जो भी हमारे तांबे के सामान होते हैं उस पर हरे रंग का एक क्या होता है परत चढ़ जाती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, वो मैला हो जाता है। अब उसे रिमूव करने के लिए हम नींबू अथवा इमली के रस का प्रयोग करते हैं, जो अम्ल क्षारीय प्रकृति का होता है और कॉपर कार्बोनेट की एक पतली लेयर बना लेता है उसके ऊपर। ठीक, अब जब हम पानी उस पर रखते हैं, पानी चलाते हैं तो पानी के साथ क्या हो जाता है, बह जाता है, जिससे आपका चमचमाता बर्तन तैयार हो जाता है। ठीक, इसके बारे में ये था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट पे आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये वाला। इस पे तो पूछता धातु अथवा अधातु में अंतर। ठीक, धातु सुनिए कि क्या होता है। देखिए, धातु एक्चुअली देखा जाए विद्युत धनात्मक होते हैं, अधातु उसी का ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या, यदि ऑक्सीजन के साथ उन्हें धातु को रिएक्शन कराया जाता है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं।
अब इसमें अधातु में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। कौन सा, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा है, और यहाँ से देखकर धातुएं तन अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, बस ये भी हमारा हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता ही नहीं है। ठीक है, ठीक उसी को क्या कर देना है, अब यहाँ से क्या लेते हैं, धातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड का निर्माण करती। कौन सा, आयनिक क्लोराइड का निर्माण करती हैं। और इसमें देखा जाए तो ये क्लोरीन से अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड का निर्माण करते हैं। मतलब वो हमारा आयनिक क्लोराइड का प्रयोग यानी निकालता है, और हम इसमें अधातु में देखा जाए तो क्या बनाता है, ये एक्चुअली क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, सहसंयोजक क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, ये था इसके बारे में। और लास्ट देखते हैं आपके सामने ये रखा, ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड बनाने के लिए जल से अभिक्रिया करते हैं। कुछ धातु ठंडे जल के साथ और कुछ धातु गर्म अथवा कुछ भाप से अभिक्रिया भी कर लेते हैं, मगर इसमें अधातु से कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, पानी से बनने वाला। ठीक, अब शीशा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कोई भी फर्क पड़ने वाली नहीं होती हैं धातुएं पे। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। 30 नंबर क्या दे रखा है, ठीक, क्या दे रखा 30 नंबर, यहाँ से करते हैं। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसे पुराने व मलिन सोने के आभूषण से पहले यानी पहले के जैसे चमक पैदा करने का ढोंग रचाया है। ठीक है, चलिए गांव में सुने होंगे, देखो कटोरा लेके आते हैं, उसी में पानी रहता है एक्चुअली। ठीक है, वो आपका क्या कर देते हैं, सोना चांदी लेते हैं, उसी में ऐसे डाल देते हैं, थोड़ी समय बाद जब ऐसे निकालते हैं तो वो तेरी एकदम से नया लगता है ना। तो एक्चुअली क्या करते हैं, जो सोना है उसके ऊपर जो लेयर लगी है उसे वो क्या करते हैं, पानी के साथ जो यहाँ पर रखा हुआ है इसे वो क्या कर देते हैं, धुल देते हैं, जिसमें सोने की मात्रा भी इन पानी में चल जाती है, जो आगे चल के उन क्या कर लेते हैं, निकाल के अपना बेच देते हैं। आपसे आप जब धुलेंगे तो उससे भी पैसा लेंगे और अच्छा खासा इससे एक्चुअली पैसा बना लेते हैं। ठीक, यानी ढोंग रचाते हैं। कोई संदेह बिना किए बिना कोई भी एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे एक विशेष विलयन में डालता है और कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन यानी वजन में अत्यंत कमी हो जाती है। ठीक है, अत्यंत में कमी हो जाती है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क शब्द यानी पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। वो एक जासूस की तरह आप क्या विलयन की प्रकृति को जान सकते हैं। ठीक, मतलब महिला थी, पहले सोचे नैया हो जाएगा, तब देखें हवाल का वजन हो गया तो कहीं गरियाने उरियाने लगे। देहाती आदमी जनवा करते हो तो जब गरियाते हैं तो होशियार होते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। देहात को ना होशियार कौन रहेगा जी, जुगाड़ से सब काम चला लेते हैं अपना। ठीक है, ठीक, तो ये कौन सा विलयन एक्चुअली आपका हो सकता है, सुनिए। अभी इसको नीचे देखिए क्या दे रखा, देखिए वो कटोरा में क्या ले रखा था एक्चुअली, वह व्यक्ति एक्वा रजिया का प्रयोग कर रहा था। क्या, एक्वा रजिया, जो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण होता है, जो सोने तथा प्लेटिनियम जैसे धातु में घोलने की क्षमता रखता है। इस विलयन में डूबने से सोने के कंगन में क्या हो जाएगी, वजन आ रही थी, मगर उसमें क्या होता है, उसमें जो भी ऊपर वाली परत थी उसमें क्या करता है, आराम से धुला जा रहा था। ठीक है, तो वो जा क्या करेंगे, अपना नया सोन उससे क्या करें, जो नीचे तलहटी में बैठा रहेगा वहाँ पर जा कलेक्ट करके आराम से यूज कर लेंगे। कितने मज़ेदार आदमी हैं। ठीक है, चलिए आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अब हंस दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि लंबा था मगर कोई टेंशन नहीं। ठीक, लंबा, अरे यार हमसे तो बड़ा नहीं है, हमारे एग्ज़ाम से तो बड़ा नहीं है। ठीक, हमें एग्ज़ाम के लिए इसे तैयार करना है और एकदम अच्छा बढ़िया से बढ़िया नंबर लेके आना है। कहा है गर्म जल का टैंक बनाने के तांबे का प्रयोग होता है। ठीक, परंतु इस्पात लोहे के मिश्र धातु नहीं, इनका कारण क्या है। ठीक है, इनका कारण क्या है, अब यहाँ से इसका आंसर आप यहाँ से देखिए, लिखा है तांबा उबलते या गर्म जल या भाप की अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि इस्पात जो मिश्र धातु है लोहा जल वाष्प से अभिक्रिया करता है। तांबा का गलनांक इस्पात की अपेक्षा अधिक है, साथ ही तांबा लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा
सुचालक माना जाता है। इसीलिए गर्म जल टैंक में क्या उपयोग किया जाता है, इस्पात का प्रयोग नहीं करते। कहने का मतलब क्या कर रहा है, तांबा देखा जाए तो क्या होता है, चाहे उबलता जल रहे, चाहे ठंडा जल रहे, चाहे भाप रहे, कोई भी रिएक्शन नहीं करता। लेकिन इस्पात क्या कर देता है, उससे अब क्रिया करके, लोहा है तो वाष्प करके का जंग पकड़ लेगा, तो जिसे दिक्कत है। तांबा का गलनांक इस्पात की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक, तभी इसके लिए यूज है गलनांक, मतलब गलने की क्षमता, गर्म रहेगा तो इस्पात जल्दी पिघल जाएगा, तांबा एक्चुअली जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक। और क्या दे रखा है, साथ ही लोहे की अपेक्षा अधिक ऊष्मा का क्या होता है, अधिक सुचालक होते हैं, ठीक, इसीलिए होता है। अब क्या होता है, इसीलिए गर्म जल को क्या कर देते हैं, यानी तांबे के टैंक में रखा जाता है, लेकिन इस्पात में नहीं, ठीक। ये इसके बारे में था, ठीक है। चलिए और कुछ देख लेते हैं आपके सामने। यहाँ से आपका इसी की तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये धातु एवं अधातु का सारा क्वेश्चन और आंसर हम आज कर चुके हैं, ठीक। अब मिलेंगे हम मैथ का भी इसी तरह से आपको क्या करेंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप का कर दें, आपको एकदम इजी वे में आपको सॉल्व करा के सारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।